हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूशन वाला लेक्चर है, जिसमें हम लोग सुपर कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि सुपर कंडक्टर्स एग्जैक्टली क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स किस तरह से बनते हैं, कौन सी कंडीशंस में मटेरियल जो हैं वो एज ए सुपर कंडक्टर काम करते हैं, कौन से कंडीशन में वो काम नहीं करते हैं, या कोई मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं और उसके बाद वापस नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी के एक्सटेंशन में आगे आज हम लोग बेसिकली दो ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। उसमें से पहला है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा मेसनर इफेक्ट। अब उसमें से हम लोग सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर? ऑब्वियसली सुपर कंडक्टर्स के ऊपर। अब हमने ये देखा या ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स है मेटल्स की, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में ही एग्जिस्ट करती है। सबसे एसेंशियल कंडीशंस हैं सुपर कंडक्टिविटी के लिए कि मेटल जो है गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड में लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ HCNTC, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि अगर टेम्परेचर किसी भी स्पेसिमेन का मटेरियल का उस टेम्परेचर दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ाया, सुपर कंडक्टिविटी डिसअपीयर हो जाएगी। और सेम ट्रू है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर मान लो एक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से अगर और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जाता है तो सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, नहीं दिखेगी। ये जो क्रिटिकल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, वो ज़रूरी है डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी के लिए और रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल रेजिस्टिविटी, जो कि डेवलप होता है हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से। और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्रिटिकल फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्रिटिकल फील्ड ज़ीरो होता है। अब हमारे पास हम लोग आगे देखेंगे, ये जो फिगर जो दिख रहा है हमको, ये फिगर जो है, ये फिगर एग्जैक्टली द वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है। अब ये जो कर्व है, ये कर्व सब में देखो अप्रॉक्सीमेटली पैराबोलिक है सब में, तो रीजनेबली रिप्रेजेंट कर सकता है ये जो हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन को HC इज इक्वल्स टू H0 1 माइनस T/TE का होल स्क्वायर, और ये विद इन ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी बात करें कि ये जो दोनों हैं, ये कर्व इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास HC जो है, ऑब्वियसली HC क्या चीज़ है हमारे पास? HC इज द क्रिटिकल फील्ड स्ट्रेंथ और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो H0 है, ये H0 क्या चीज़ होगी? मैक्सिमम क्रिटिकल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे होती है। और हमारा ये जो TC है, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे वो सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है। उस टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करेगा, इट विल नॉट शो एनी सुपर कंडक्टिविटी। तो हम बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने इक्वेशंस हैं वो कर्व को फिक्स करते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं नॉर्मल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर डायग्राम और सुपर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द मेटल। ये तीन है। अब ये जो क्रिटिकल कर्व जो है, ये क्रिटिकल कर्व फॉर अ नंबर ऑफ प्योर मेटल्स दिया है। ये हमने देखा, ये अलग अलग डिफरेंट मेटल्स के लिए दिया है। न्योबियम आ गया, ठीक है, ये आ गया, मर्क्यूरी आ गया, लेड आ गया। इन अलग अलग मेटल्स के लिए हमको ये कर्व दिए गए हैं। अब पैराडॉक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी जो है इन कर्व से दिखती है हमको। पैराडॉक्स मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखती हैं। अब हम लोगों ने अगर मान लो लेड अज्यूम किया, दैट इज ये लेड अज्यूम किया एट जीरो टेम्परेचर, तो जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है लेड का वो 658 पर सेंटीमीटर होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि
एब्सेंस ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन में क्या करता है, सीजेस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे लेटेस्ट वाइब्रेशन नहीं होता है। इंक्रीज इन एनर्जी कंटेंट ऑफ मेटल वो इक्विवेलेंट टू अ फील्ड ऑफ 650 ए पर सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स दैट फिनिशेस द सुपर कंडक्टिविटी। और जो एनर्जी डेंसिटी है वो 240 जूल पर मीटर क्यूब है या 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब ये जो इसके एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी है कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्रिटिकल टेम्परेचर जो है लेड का 7.175 केल्विन होता है, जो कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ अबाउट 8 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, एक पे कुछ और वैल्यूज आती है, दूसरे पे कुछ और वैल्यूज होती है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को, लेड के इलेक्ट्रॉन को रेज करने के लिए फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट सिर्फ और सिर्फ 1/10,000 ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू नॉर्मलाइज द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट से 1/10,000 वैल्यू की ही ज़रूरत पड़ती है बाय थर्मल एनर्जी। अब ये क्या, एक पैराडॉक्स है कि कोई भी सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहिए इस पैराडॉक्स को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल एटम का है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से वो फिनोमेना जो है वो ओरिजिन होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट करता है फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो इज नॉट नीडफुली एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही वो चेंज हो। तो ये किस वजह से होता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो की वजह से हो सकता है कंडक्टर में, या लॉन्ग सुपर कंडक्टिंग वायर अगर मान लो उसका रेडियस आर है तो सुपर कंडक्टिविटी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब करंट की जो वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू, कौन सी क्रिटिकल वैल्यू करंट की, ये IC, हमने बोले IC करंट की क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कि सरफेस ऑफ द वायर पे एक क्रिटिकल फील्ड HC प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली हमको पता है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ही एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमको एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लो करंट एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो जो सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बाद the material will behave as a normal material, not a super conducting material। और ये जो है ये इस एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं हम लोग IC, दैट मीन्स जो क्रिटिकल करंट है दैट इज 2πr/hc, इस एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं कि वो करंट, क्रिटिकल करंट की वैल्यू क्या है जिसके बाद जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसको सिल्सबीज रूल्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्सबीज रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेसनर इफेक्ट। अब लास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ का वेरिएशन सुपर कंडक्टिंग स्टेट को नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेसनर इफेक्ट है। अब हमने क्या किया कि अब अगर मान लो अज्यूम करते हैं कि जो ज़ीरो रेजिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ वही बेसिक प्रॉपर्टी है किसी एक सुपर कंडक्टर की, और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डिराइव की गई है, बट ये सोचना गलत होगा। अब ये हम लोग एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि मान लो हम लोगों ने एक परफेक्ट कंडक्टर, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है, वो अज्यूम किया, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द आइदर साइड, इधर या इनसाइड या आउटसाइड, वो चेंज नहीं होगा मटेरियल का। अगर मान लो सॉलिड ब्लॉक जो है सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके बाद वो परफेक्टिंग कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है। अब वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो जो सरफेस करंट है ब्लॉक के ऊपर वो इंड्यूस करेगा इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड को एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, बट मटेरियल क्या परफेक्ट कंडक्टर है, तो ये जो सरफेस करंट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर के अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी अगर मटेरियल सुपर कंडक्टर है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंडक्टर। हमने अज्यूम किया था पहले इट इज परफेक्ट कंडक्टर। अगर परफेक्ट कंडक्टर की अगर जगह हम लोग सुपर कंडक्टर रखते हैं तो उस केस में ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब सेम चीज़ हम लोगों ने सुपर कंडक्टर के साथ रिपीट की। सॉलिड ब्लॉक हुआ, मटेरियल नॉर्मल स्टेट में, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगा और नॉर्मल तरीके से डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल की, कितना परमिएबल है, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर घुस सकता है। अब हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया बिलो सर्टेन वैल्यू ताकि जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाए। तो जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को हम लोग मिसनर इफेक्ट बोलते हैं और ये एसेंशियल प्रॉपर्टी है एक सुपर कंडक्टर की, बट परफेक्ट कंडक्टर की नहीं है। सुपर कंडक्टर इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है सुपर कंडक्टर में। तो दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो जो दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर है वो ज़ीरो हो जाता है और मैग्नेटिक इंडक्शन है करंट के अंदर, सॉरी सुपर कंडक्टर के अंदर, वो ज़ीरो होता है। दोनों चीज़ें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने क्या है कि फील्ड्स का मैग्नीट्यूड लिया। अब मैग्नीट्यूड लिया दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो दैट मीन्स म्यू नॉट एच बाहर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस एम अपॉन एच इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अब ये जो m अपॉन एच जो है अब हमने उसको काई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको अगेन और थोड़ा सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो ये जो h प्लस m जो है दूसरे फॉर्म में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो h प्लस m है दैट विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। ये कैसे आ जाएगा कि हम लोग म्यू नॉट को है राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये h अपॉन m आ गया उधर, तो म्यू नॉट चला गया, h चला गया, तो m अपॉन h जो है वो b अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू माइनस h हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अगर मान लो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है तो वो एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई जो है दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन h विच इज इक्वल्स टू -1। ये उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। अब ये जो है ये हम लोग कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुपर कंडक्टर एज ए जीरो रेजिस्टिविटी भी मान सकते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास ये जो रिलेशन है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का उठाया जिसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, उससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू जे रो। इसलिए जो ज़ीरो रेजिस्टिविटी है वो क्या करती है, रो की वैल्यू ज़ीरो कर देती है और जो करंट डेंसिटी है वो इनफाइनाइट रहती है। तो जो J है वो करंट डेंसिटी इनफाइनाइट रहती है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E जो है मस्ट बी ज़ीरो। तो E जो है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहता है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है किनके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B एंड यह बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू दैट मीन्स कर्ल ऑफ E जो होता है माइनस ऑफ dB बाई dt। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या बोलती है, डिस्क्राइब करती है रिलेशन बिटवीन EMF एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस dB बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द EMF। अब जीरो रेजिस्टेंस स्टेट के लिए अब हमको पता है जीरो रेजिस्टेंस स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तो हम बोल सकते हैं dB बाई dt इज इक्वल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो।
और अगर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो गया तो दैट मीन्स कि जो b है वो कांस्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ b इज 0, देयरफॉर इट इज अ कांस्टेंट। तो हम लोग इससे ये ले सकते हैं कि b कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू द मेटल कैन नॉट चेंज ऑन कूलिंग थ्रू द ट्रांजिशन। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते अगर भले ही उसको कूलिंग करें थ्रू ट्रांजिशन। ये क्या है? ये मेसनर इफेक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है और ये सजेस्ट करता है कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एंड जीरो रेजिस्टिविटी है दो इंडिपेंडेंट और एसेंशियल प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट का। दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जो कंडीशंस हैं जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिफाइन करती हैं, उसमें पहली कंडीशन ये होगी कि E इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिविटी 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। सेकेंड कंडीशन ये होगी कि B इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है, जो कि हम लोग ने मेसनर इफेक्ट से देखा। ठीक है, तो क्या गया। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमने ये देखा कि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब इन टाइप के सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है अप टू अ क्रिटिकल फील्ड HC, जिसको हम लोग लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये बोलते हैं उसको। ठीक है, अब अगर मान लो फील्ड जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू HC2 आ गया, ये HC1 था लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मगर उससे ज़्यादा दैट मीन्स इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट HC1 दैट विल बी इक्वल्स टू HC2, तो जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो नॉर्मल स्टेट है वो ऑब्टेन हो जाएगी। और यहाँ पर जो HC2 जो है जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं HC2, दैट इज नोन एज HC2, दैट इज अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो HC1 जो हो गया हमारा लोअर क्रिटिकल फील्ड और HC2 जो हो गया हमारा अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज HC2। HC2 is called the upper critical magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन HC1 और HC2 जो है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पार्शियली पेनिट्रेट करता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को, भले ही वो किसी भी स्टेट में हो, बट वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा। C के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और C के नीचे नहीं रहेगा। तो C1 और C2 के बीच में वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा। दोनों नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एग्जैक्टली सेम टू सेम आता है। अब ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं, फिगर में जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर क्या बता रही है? मैग्नेटिज्म वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गई हमारे पास इस तरफ एक्स एक्सिस में मैग्नेटिज्म और इस तरफ हो गई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, हम लोग टाइप 1 सुपर कंडक्टर देख रहे हैं कि दीज आर द टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स हैं कि किस तरह से जो है मैग्नेटिज्म है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटिज्म एकदम इंक्रीज होता है और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट कम्स डाउन टू 0। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बी जो है, बी में दो डिफरेंट दिखाए गए हैं मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर अ स्फेरिकल सुपर कंडक्टर इन अ फील्ड H लेस देन HC एंड H ग्रेटर देन HC, जो पहला है दैट इज लेस देन HC, दिस इज द फर्स्ट वन, इसमें लेस देन HC है और दिस इज ग्रेटर देन HC। तो लेस देन HC में क्या होगा, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो बाहर से निकल जाएगा पूरा। और अगर H ग्रेटर देन HC है तो इट विल पेनिट्रेट इनटू द कंडक्टर एंड द सुपर कंडक्टर विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये टाइप 1 हो गया। अब वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड जो है दैट मीन्स टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स की जो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है टाइप 1 से, टाइप 1 सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो जैसे कि हमारे पास मटेरियल आ गए,
कौन कौन से मटेरियल, टेंटलम हो गया, वैनेडियम हो गया, नियोबियम हो गया, ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स के। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? सबसे पहले आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा हो गया क्रिटिकल करंट डेंसिटी एंड द थर्ड वन इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट को। अब ये जो तीनों के तीनों जो स्टेट है उसमें से एक जो है बाकी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो TC की बात करूं तो वो JCHC के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं J की बात करूं, करंट डेंसिटी की बात करूं, तो वो टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रखने के लिए हमको रिक्वायर्ड है कि ये सारे के सारे जो है अपनी क्रिटिकल वैल्यूज से नीचे ही रहें। और ये सारी की सारी वैल्यूज, ये क्रिटिकल वैल्यू जो होता है वो मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए जो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग होती है। बट इस क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए सारी की सारी वैल्यूज। तो जो हाईएस्ट वैल्यूज है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, करंट डेंसिटी की, वो कहाँ होती है? दैट इज एट 0 केल्विन। ठीक है, दैट इज एट 0 केल्विन, यहाँ पर होती है। और जो हाईएस्ट वैल्यू है क्रिटिकल टेम्परेचर की और करंट डेंसिटी की, दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 पे होती है। तो जो प्लॉट है इन सारे के सारे पैरामीटर्स का, वो क्रिटिकल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रिटिकल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी और क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका जो कर्व है वो ये रिप्रेजेंटेड है, जहाँ पर हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, करंट डेंसिटी वाई एक्सिस पे, और जो मैग्नेटिक क्रिटिकल फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से जो है वो कर्व रिप्रेजेंट होता है इन तीनों का। ठीक है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट जो फिगर है 9.5, इसमें सुपर कंडक्टर मटेरियल, मिक्स मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल का दोनों टेम्परेचर, HC1 लोअर क्रिटिकल वैल्यू, दिस इज लोअर क्रिटिकल वैल्यू, दिस इज अपर क्रिटिकल वैल्यू। HC1 से जो नीचे है वो सुपर कंडक्टर्स होता है, इससे ज़्यादा मिक्स्ड दोनों नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और HC2 के ऊपर जो है वो सुपर कंडक्टर नहीं रहता है, नॉर्मल मेटल या मटेरियल बन जाता है। तो बोल सकते हैं कि विद इन द सरफेस मटेरियल इज सुपर कंडक्टिंग एंड आउटसाइड द सरफेस द मटेरियल सेड टू बी इन नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से सुपर कंडक्टर्स जो है वो हम लोगों ने, वो प्रोफेसर हल्म और उनके जो बाकी एसोसिएट्स हैं उन्होंने डिस्कस की थी थर्मल कंडक्टिविटी इन सुपर कंडक्टर्स। अब ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला कि अगर हमने आइडियल सुपर कंडक्टर उठाया है तो एक वो क्या करता है, डिक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है थर्मल कंडक्टिविटी में वो कम हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में फॉर द हीट ट्रांसफ़र वहाँ पर उसका रोल नहीं आता है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने इस कर्व में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर मान लो नॉर्मल स्टेट है तो नॉर्मल स्टेट में जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी आती है, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी और एकदम डिप करती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सुपर कंडक्टर्स जो है वो कंटिन्यूस चेंज होती है बिटवीन टू फेजेस, और यूजुअली लोअर होती है इन सुपर कंडक्टिंग फेज में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है सुपर कंडक्टिंग फेज में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम है, बट नॉर्मल स्टेट में ये थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है।
तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है टिन की थर्मल कंडक्टिविटी इज 34 डब्ल्यू पर सेंटीमीटर पर केल्विन एट 2 केल्विन, और नॉर्मल फेस के लिए 16 होती है फॉर द सुपर कंडक्टिंग फेस। अब अगर 4 केल्विन पे बात करें, वहाँ पर कोई भी सुपर कंडक्टिंग फेस नहीं होता टिन के लिए, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 3.73 केल्विन होता है एट 4K, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज 55। तो दिस वॉज अवर थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ये 3 ब्रॉड चीज़ें देखी। 3 ब्रॉड चीज़ में सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन उसके कंटिन्यूशन में हम लोगों ने मेसनर इफेक्ट देखा, और थर्ड वन जो हमारा अभी का टॉपिक था दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।